नागिन का पुनर्जन्म एक रहस्यमय कहानी। गहरे जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग नागमणि मंदिर कहते थे। कहते हैं वहां एक नागिन की आत्मा कैद थी जिसने पिछले जन्म में अपने प्रेमी की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। यह कहानी शुरू होती है गांव के युवा अनिरुद्ध से, जो एक पुरातत्वविद था और उस मंदिर के रहस्यों को सुलझाने का निश्चय करता है। प्राचीन मंदिर का रहस्य। अनिरुद्ध ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि उस मंदिर में एक नागिन के पुनर्जन्म का श्राप था। हर 100 वर्षों में वह नागिन किसी मानव रूप में जन्म लेती और अपनी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वापस आती। इस बार पुनर्जन्म किसका होगा, यह सवाल गांव वालों के मन में हर वक्त रहता। इसी बीच गांव में एक रहस्यमय लड़की मृणलिनी का आगमन होता है। उसकी आंखों में अजीब चमक और व्यक्तित्व में अज्ञात आकर्षण था। मृणलिनी का अतीत। मृणलिनी को अजीब सपने आते थे जिसमें वह खुद को एक नागिन के रूप में देखती। सपनों में एक राजमहल, नागमणि और एक योद्धा दिखाई देता था जिसका चेहरा धुंधला था। वह अनिरुद्ध से मदद मांगती है। अनिरुद्ध, जो इस रहस्य में पहले से दिलचस्पी ले रहा था, मृणलिनी के अतीत को खंगालने में जुट जाता है। सत्य का पर्दाफाश। अनिरुद्ध को मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों में मृणलिनी का चेहरा नजर आता है। तभी उसे एहसास होता है कि मृणलिनी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि वह नागिन है जिसने 100 साल पहले अपने प्रेमी के धोखेबाज साथी को मारने का प्रण लिया था। मंदिर में जाते ही मृणलिनी को याद आता है कि वह पिछले जन्म में अपने प्रेमी को बचाने में असफल रही थी। इस जन्म में वह नागमणि की मदद से सब कुछ बदलने के लिए आई थी। अंतिम टकराव। मंदिर में एक प्राचीन घंटी बजते ही मृणलिनी अपनी असली नागिन रूप में आ जाती है। अनिरुद्ध, जो उस योद्धा का पुनर्जन्म था, को उसकी सच्चाई समझ में आती है। अब सवाल यह था कि क्या मृणलिनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगी या प्रेम के आगे झुक जाएगी। मंदिर के भीतर नागमणि चमक उठती है और तभी मृणलिनी को एहसास होता है कि बदला लेने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह नागमणि को वापस मंदिर में स्थापित कर देती है। अनिरुद्ध और मृणलिनी दोनों अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी को त्याग कर नई शुरुआत करने का वादा करते हैं। रहस्य का नया अध्याय। हालांकि मृणलिनी ने मंदिर छोड़ दिया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि नागमणि अभी भी मंदिर में चमकती है। क्या नागिन की कहानी सचमुच खत्म हो गई या फिर यह सिर्फ एक और अध्याय की शुरुआत थी? यह रहस्य आज भी गांव में सिहरन पैदा करता है। नागमणि का प्रभाव और नए खतरे। मंदिर में नागमणि वापस स्थापित होने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। मृणलिनी और अनिरुद्ध ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। लेकिन कहानी खत्म कहाँ होती है? जब तक नागमणि जीवित है, इसके पीछे छिपा रहस्य और शक्तियां भी जीवित रहती हैं। अचानक घटित अजीब घटनाएं। मंदिर के आसपास के जंगल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर बिना वजह आक्रामक हो गए और गांव के लोग दावा करने लगे कि रात में एक चमकता हुआ साया मंदिर के चारों ओर घूमता है। मृणलिनी के सपने फिर लौटने लगे। अब इन सपनों में उसे एक अंधेरे योद्धा का चेहरा दिखाई देता था जो नागमणि को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि नागमणि केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक श्राप भी थी। एक नई दुश्मनी का उदय। गांव में एक तांत्रिक आचार्य वृक आता है। वह कहता है कि नागमणि के पास वह शक्ति है जो अमरता दे सकती है और वह इसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। अनिरुद्ध को वृक पर शक हो जाता है और वह उसकी सच्चाई जानने के लिए उसकी कुटिया तक जाता है।
वहां उसे पता चलता है कि वृक मृणलिनी के पिछले जन्म की दुश्मन आत्माओं में से एक का अवतार है। मंदिर में संघर्ष। एक रात वृक और उसके अनुयायी नागमणि चुराने के लिए मंदिर पर हमला करते हैं। मृणलिनी, जो अब पूरी तरह से अपनी नागिन शक्तियों को जागृत कर चुकी थी, मंदिर की रक्षा के लिए पहुंचती है। लेकिन वृक ने अपने जादू से मंदिर के प्राचीन रक्षक मंत्रों को तोड़ दिया। अनिरुद्ध, जो अब खुद को योद्धा के रूप में स्वीकार कर चुका था, मृणलिनी के साथ मिलकर लड़ता है। वृक ने नागमणि को छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर के अंदर की सभी मूर्तियां जीवंत हो गईं। नागमणि ने अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। त्याग और बलिदान। संघर्ष के दौरान मृणलिनी को एहसास हुआ कि नागमणि की शक्ति तब तक खतरनाक बनी रहेगी जब तक यह इस दुनिया में मौजूद है। उसने नागमणि को नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन नागमणि को नष्ट करने का मतलब था उसका अपना अस्तित्व खत्म होना, क्योंकि वह नागमणि की शक्ति से ही पुनर्जन्मित हुई थी। अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मृणलिनी ने कहा, पिछले जन्मों का यह चक्र अब खत्म होना चाहिए। यह मेरी अंतिम यात्रा है, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। अंतिम विदाई। मृणलिनी ने नागमणि को अपने नागिन रूप में जाकर नष्ट कर दिया। एक तेज चमक के साथ नागमणि और मृणलिनी दोनों गायब हो गए। मंदिर शांत हो गया और वृक का जादू खत्म हो गया। नई शुरुआत। अनिरुद्ध ने मंदिर से लौटकर मृणलिनी की याद में गांव में एक नई प्रथा शुरू की, जिसमें हर वर्ष नागमणि मंदिर की पूजा की जाती है, लेकिन किसी को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कहते हैं, मृणलिनी की आत्मा अभी भी मंदिर के आसपास है, जो हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नागमणि जैसी शक्ति का इस्तेमाल बुराई के लिए न करे, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, वह उसकी आखिरी रात होती है। लेकिन क्या सचमुच यह कहानी खत्म हो गई, या नागिन का अगला पुनर्जन्म फिर किसी रहस्य के साथ आने वाला है? यह कोई नहीं जानता। नया जन्म, नया रहस्य। समय बीता। गांव में नागमणि मंदिर की कहानियां धीरे धीरे भुला दी गईं, लेकिन जंगल और मंदिर के पास कोई नहीं जाता था। हालांकि कुछ विद्वानों और साहसी लोगों के बीच नागमणि का रहस्य अब भी चर्चा का विषय था। एक और पुनर्जन्म। शहर में रहने वाली एक युवा लड़की अदिति, जो एक पुरातत्व की छात्रा थी, को बचपन से ही सांपों और जंगलों के प्रति एक अजीब आकर्षण था। वह अक्सर सांपों से जुड़े सपने देखती थी, जिनमें एक मंदिर, एक जलती हुई मणि और एक योद्धा दिखाई देता था। अदिति अपने सपनों से परेशान होकर अपनी दादी के पास गई, जो उस गांव की रहने वाली थीं। दादी ने उसे नागमणि मंदिर की कहानी सुनाई और कहा, शायद तुम्हारा इन सपनों से कुछ रिश्ता है। मंदिर का बुलावा। अदिति ने नागमणि मंदिर के बारे में जानने का निश्चय किया और गांव का रुख किया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। मंदिर की पुरानी दीवारें अचानक चमकने लगीं और अदिति के सामने सपनों में दिखने वाला वही योद्धा, अनिरुद्ध का पुनर्जन्म, खड़ा था। भूतकाल का खुलासा। मंदिर के अंदर अदिति को अपने पिछले जन्म की सारी यादें लौट आईं। वह मृणलिनी का पुनर्जन्म थी और उसका जन्म एक नए कारण के लिए हुआ था। नागमणि भले ही नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी इस दुनिया में बिखरी हुई थी। यह ऊर्जा अब खतरे में थी, क्योंकि एक गुप्त समाज इसे इकट्ठा करके असीम शक्ति पाना चाहता था। खतरनाक दुश्मन का आगमन। उस गुप्त समाज का नेता था द्रोहण, एक शक्तिशाली और अंधेरे जादू का स्वामी। द्रोहण ने जंगल में छुपी नागमणि की ऊर्जा को महसूस कर लिया था। उसने अपनी ताकत और अनुयायियों की मदद से मंदिर की शक्ति को हासिल करने की योजना बनाई।
अदिति और अनिरुद्ध का साथ। अदिति और अनिरुद्ध, जो अब अपने पिछले जन्मों की यादों के साथ एकजुट थे, ने इस खतरे का सामना करने का निश्चय किया। उन्हें मंदिर के अंदर छुपे प्राचीन मंत्रों और रक्षा यंत्रों का इस्तेमाल करना था। अंतिम लड़ाई द्रोहण ने अपनी सेना के साथ मंदिर पर हमला कर दिया। अदिति ने नागिन के रूप में अपनी शक्तियों को पुनः जागृत किया। यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं थी, बल्कि यह अच्छे और बुराई के बीच का अंतिम युद्ध था। मंदिर के गर्भगृह में एक शक्तिशाली यंत्र मौजूद था, जो बिखरी हुई नागमणि की ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर सकता था। लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। दोबारा बलिदान। अदिति ने बलिदान देने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने उसे रोका। उसने कहा, पिछले जन्म में तुमने बलिदान दिया, लेकिन इस बार हम इसे मिलकर खत्म करेंगे। दोनों ने मिलकर यंत्र को सक्रिय किया और नागमणि की सारी ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। द्रोहण और उसकी सेना उसी शक्ति में भस्म हो गए। शांति का युग। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मंदिर और जंगल अब पूरी तरह शांत थे। अदिति और अनिरुद्ध ने फैसला किया कि अब वे अपने पुनर्जन्म के चक्र को तोड़कर सामान्य जीवन जिएंगे। लेकिन कहते हैं, जहां नागमणि का जिक्र होता है, वहां रहस्य हमेशा रहता है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की गहराई में अब भी एक अज्ञात शक्ति छुपी हुई है, जो सही समय आने पर जागेगी। क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई, या रहस्य का एक और अध्याय लिखा जाना बाकी है? नागमणि का पुनः उदय, रहस्य का अंत नहीं। समय के साथ अदिति और अनिरुद्ध ने अपनी जिंदगी में शांति पाई और गांव में लौट आए। हालांकि दोनों ने नागमणि के रहस्यों से मुक्ति पा ली थी, लेकिन उनका दिल अंदर से जानता था कि कुछ अधूरा रह गया है। जंगल और मंदिर की चुप्पी थी, लेकिन एक गहरी छिपी हुई शक्ति अब भी वहां थी। अदिति की नई शुरुआत। अदिति ने पुरातत्व के अध्ययन को छोड़कर समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। वह गांव के बच्चों को प्रकृति और जीव जंतुओं के बारे में शिक्षा देती थी, ताकि वे जंगल के रहस्यों को सम्मान दें और उसका शोषण न करें। मगर हर रात उसे वही अजीब से सपने आते थे, जहां एक अनदेखी ताकत उसे बुला रही थी। द्रोहण का प्रतिशोध। द्रोहण का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता था। उसकी मृत्यु के बाद सबको लगा कि अब उसकी कोई ताकत नहीं बची। लेकिन कुछ अज्ञात अंधेरे मंत्रों से उसने अपनी आत्मा को सुरक्षित कर लिया था। वह फिर से पुनर्जन्म ले चुका था, एक नई शरारत के साथ। उसका उद्देश्य अब सिर्फ अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना था, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि कहीं और थी, नागमणि के उत्तराधिकारी पर। नई उत्पत्ति। जंगल में अब भी कुछ पुरानी दीवारों पर गहरे निशान दिखने लगे थे। गांव में अचानक कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। लोग कहने लगे थे कि जंगल के आसपास एक नया रूपांतर हो रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि द्रोहण था, जो अब एक नए रूप में, एक नए योद्धा के रूप में लौट आया था। अदिति को जब यह पता चला, तो वह एक बार फिर से उस पुराने रहस्य में उलझ गई। वह जानती थी कि केवल एक ही रास्ता था, नागमणि के रहस्यों का पूरी तरह से नष्ट करना। पुराना युद्ध फिर से। अदिति और अनिरुद्ध, जो अब अपने पिछले जन्म के सारे अनुभवों के साथ तैयार थे, ने एक बार फिर से मंदिर की ओर रुख किया, यह जानते हुए कि अब इस लड़ाई को जीतने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। द्रोहण अब पूरी ताकत से उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार था। उसके पास अब और भी ताकतवर जादू था, और वह जानता था कि इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ नागमणि नहीं, बल्कि अदिति और अनिरुद्ध का सामूहिक विनाश करना है। नागमणि की अंतिम परीक्षा। जब अदिति और अनिरुद्ध मंदिर पहुंचे,
तो उन्हें महसूस हुआ कि यह युद्ध पिछले युद्धों से कहीं बड़ा है। मंदिर के भीतर हर चीज बदल चुकी थी। वहां एक रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह था। अदिति को अब यह समझ में आ गया था कि द्रोहण ने नागमणि की शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश की थी और अब वह मंदिर में एक अभूतपूर्व बलिदान का आयोजन करने वाला था। द्रोहण ने अपने अंधेरे मंत्रों से मंदिर की पुरानी ऊर्जा को जगाया और एक भयंकर तूफान उठा। अदिति ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और अनिरुद्ध के साथ मिलकर द्रोहण का मुकाबला शुरू किया। लेकिन यह लड़ाई कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह आत्मा और शरीर, प्यार और बलिदान का युद्ध था। सच्ची शक्ति का उद्घाटन अदिति ने समझा कि द्रोहण की शक्ति असल में नागमणि की ऊर्जा पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह है किसी के अंदर छिपी एक अंधी शक्ति पर आधारित थी। उसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और एक मंत्र पढ़ा, जिससे द्रोहण की शक्ति समाप्त हो गई। आखिरकार द्रोहण की अंधी शक्ति का अंत हुआ और वह मिट गया। मंदिर के भीतर की हर शक्ति शांत हो गई और नागमणि की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। अदिति और अनिरुद्ध ने महसूस किया कि अब इस दुनिया में नागमणि का कोई स्थान नहीं था। अंतिम शांति। अदिति ने मंदिर को एक अंतिम बार देखा और तब उसे समझ में आया कि हर रहस्य का एक समय आता है और फिर उसे समाप्त भी होना पड़ता है। उसने और अनिरुद्ध ने मिलकर उस स्थान को छोड़ दिया ताकि वहां फिर से शांति बनी रहे। अब गांव में कोई और रहस्य नहीं था और लोग फिर से जंगल और मंदिर का सम्मान करने लगे। अदिति और अनिरुद्ध ने अपने जीवन की अगली यात्रा की शुरुआत की, लेकिन उनका दिल जानता था कि उन्होंने उस रहस्य का अंत किया जो कभी खत्म नहीं होता था। क्या सच में यह कहानी समाप्त हो गई या भविष्य में फिर से कोई नया रहस्य उजागर होगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, क्योंकि जहां शक्ति और रहस्य होते हैं, वहां कहानी कभी खत्म नहीं होती। नए खतरे की आहट। एक और रहस्य। समय के साथ अदिति और अनिरुद्ध ने नागमणि के रहस्य को समाप्त किया और अपने जीवन को नए दिशा में ढाल लिया। गांव में शांति आ गई, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। उनके दिमाग में यह सवाल था कि क्या सचमुच नागमणि का रहस्य खत्म हो चुका था या फिर कहीं न कहीं एक नया खतरा छिपा हुआ था। अनजान शिकारी की शुरुआत। कुछ सालों बाद एक नया युवक विक्रम, एक खगोलशास्त्री, गांव में आया। उसने बताया कि वह किसी दूरदर्शी योजना के तहत यहाँ आया था और उसे अदिति के बारे में जानकारी मिली थी। विक्रम का कहना था कि वह नागमणि के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद की ऊर्जा के बारे में शोध कर रहा था। अदिति और अनिरुद्ध को यह बात सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि विक्रम के बारे में और उसकी योजनाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। विक्रम की बातें सुनकर उन्हें कुछ सही नहीं लगा, लेकिन उसने दावा किया कि वह नागमणि के नुकसान की वजह से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहता है। जंगली रहस्य की गहरी तह। विक्रम ने कहा कि उसे किसी पुराने खगोलशास्त्र ग्रंथ में एक ऐसे संकेत मिले थे जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि नागमणि का भूतकाल की ऊर्जा अब भी पृथ्वी पर मौजूद थी, लेकिन यह ऊर्जा अब एक नए रूप में जागृत हो चुकी थी। विक्रम ने अदिति और अनिरुद्ध से इस रहस्य को हल करने में मदद मांगी। उन्होंने बताया कि उस अंधेरे ऊर्जा को रोकने के लिए उन्हें एक पुराने ग्रंथ की खोज करनी होगी जो केवल जंगल के गहरे हिस्से में छिपा था। यह ग्रंथ वो पुस्तक थी जो नागमणि के हर पुनर्जन्म और उसके प्रभाव को समझने की कुंजी थी। खोज की शुरुआत अदिति, अनिरुद्ध और विक्रम ने मिलकर जंगल में उस प्राचीन ग्रंथ को ढूंढने की यात्रा शुरू की। उनका मानना था कि यदि वे उस ग्रंथ को प्राप्त कर लेते हैं तो वे उस ऊर्जा को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ और भी छिपा हुआ है। विक्रम की बातें अब और रहस्यमय होने लगी। वह रातों रात गुम हो जाता और फिर अचानक लौट आता। अदिति और अनिरुद्ध को लगता था कि विक्रम का असली उद्देश्य कुछ और ही था। विक्रम के रहस्यमय व्यवहार ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या विक्रम वास्तव में एक मित्र है या वह नागमणि से जुड़ी किसी शक्ति के लिए काम कर रहा है। प्राचीन ग्रंथ का रहस्य। एक दिन जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा मिली जिसके भीतर पुराना खगोलशास्त्र ग्रंथ रखा था। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को खोला, एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने एक नया रहस्य प्रकट हुआ। ग्रंथ में लिखा था कि जब तक नागमणि की शक्ति का एक टुकड़ा भी पृथ्वी पर मौजूद रहेगा, कोई भी शक्ति उसे जगाने के लिए प्रयास कर सकती है। इससे भी बड़ा रहस्य यह था कि यह ऊर्जा अब नए अवतार के रूप में जन्म लेने वाली थी और इसका उद्देश्य अब केवल सत्ता नहीं बल्कि पुरानी शक्तियों को मुक्त करना था, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती थी। विक्रम का असली चेहरा। ग्रंथ के बारे में पता चलता है कि विक्रम एक गुप्त संगठन का सदस्य था जो पुराने समय की शक्तियों को फिर से सक्रिय करना चाहता था। विक्रम का असली उद्देश्य अब साफ हो गया था। वह नागमणि की शक्तियों को फिर से जागृत करना चाहता था ताकि वह उन शक्तियों का उपयोग पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए कर सके। अदिति और अनिरुद्ध को अब यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ विक्रम से नहीं बल्कि एक पूरे संगठन से लड़ रहे थे जो खगोलशास्त्र और अंधेरे जादू का अभ्यास करते थे। उन्हें रोकने के लिए अब केवल उनकी बुद्धि और शक्ति नहीं बल्कि एक अदृश्य शस्त्र की भी आवश्यकता थी जिसे वे खुद ही खोज रहे थे। नए युद्ध की शुरुआत। अदिति और अनिरुद्ध ने विक्रम और उसके संगठन को रोकने का संकल्प लिया। उन्हें पता था कि अब यह लड़ाई पहले की तुलना में कहीं बड़ी और खतरनाक होगी। वे जानते थे कि अगर विक्रम और उसके संगठन ने नागमणि की ऊर्जा को फिर से जगाया तो यह शक्ति पूरी दुनिया को बदल सकती थी। अदिति ने आखिरी बार अपने पुराने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह इस बार पूरी तरह से तैयार थी क्योंकि इस बार केवल उनका भविष्य नहीं बल्कि समस्त मानवता की सुरक्षा दांव पर थी। अंतिम सामना। अब यह सवाल था कि क्या वे विक्रम और उसके संगठन को मात दे पाएंगे या एक नई और भयंकर शक्ति का आगमन दुनिया में अराजकता मचाएगा। क्या अदिति और अनिरुद्ध अपनी शांति बचा पाएंगे या यह जंग उन्हें फिर से उस अनजान अंधेरे के करीब ले जाएगी जिसे वे कभी नष्ट करना चाहते थे। कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है और दुनिया एक नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। नया खतरा। रहस्य का उभरता चेहरा। विक्रम और उसकी रहस्यमयी संगठन की ताकतों का सामना करने के लिए अदिति और अनिरुद्ध अब पूरी तरह से तैयार थे। वह जानते थे कि अब यह केवल उनकी लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल था। उनका उद्देश्य था विक्रम को उसकी योजनाओं में विफल करना और उसके खगोलशास्त्र संबंधी ज्ञान और अंधेरे जादू की शक्ति को रोकना। विक्रम की अंतिम चाल। जैसे जैसे अदिति और अनिरुद्ध विक्रम के करीब पहुंचे, विक्रम ने अपनी योजना को गति दी। उसने अपने संगठन के माध्यम से दुनिया भर में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था। उसके जादू ने वातावरण में खतरनाक असंतुलन पैदा किया था। चांद की गति, ग्रहों की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अजीब बदलाव आने लगे थे। विक्रम का उद्देश्य था पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करना और इसके द्वारा अनंत शक्ति प्राप्त करना। वह नागमणि की शक्ति को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था ताकि उसके नियंत्रण में रहकर वह एक निरंकुश शासक बन सके। अदिति की आंतरिक शक्ति। अदिति को डोट महसूस हुआ कि यह लड़ाई केवल बाहरी शक्ति से नहीं जीती जा सकती, यह एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी था।
उसे अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करना था, जिनका वह पिछले जन्मों से संचित करती आ रही थी। उसने अपने भीतर के नागिन रूप को और अधिक प्रकट किया और अपने जादू और आंतरिक ऊर्जा का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथों में लिया। वह जानती थी कि विक्रम को हराने के लिए उसे अपनी अतीत की यादों और शक्तियों का सही इस्तेमाल करना होगा, जो उसने अपने पिछले जन्मों से सीखा था। वह अब समझ चुकी थी कि शक्तियां सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक भावना होती हैं। उन्हें सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वे संहार कर सकती हैं, और गलत दिशा में उपयोग होने पर तबाही। संघर्ष की शुरुआत अदिति और अनिरुद्ध ने विक्रम के अड्डे की ओर रुख किया, जो अब एक रहस्यमय किले में तब्दील हो चुका था। किले के भीतर विक्रम ने अपने संगठन के सभी शिकारियों, तांत्रिकों और खगोल शास्त्रियों को एकत्र किया था। यह जगह एक तरह से बुरी शक्तियों का केंद्र बन चुकी थी। विक्रम ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और अदिति से कहा, तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस स्तर पर पहुंच चुका हूं। नागमणि से मिली ऊर्जा को मैंने ब्रह्मांड में घोल दिया है। अब मैं खुद समय और अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन अदिति ने शांत रहकर अपनी शक्तियों का संतुलन बनाया और विक्रम के खिलाफ अपना आंतरिक युद्ध शुरू किया। समय का खेल और आंतरिक लड़ाई। विक्रम ने समय और अंतरिक्ष के नियमों को तोड़ने की कोशिश की, और वह केवल भूतकाल बल्कि भविष्य की घटनाओं को भी प्रभावित करने में सक्षम था। लेकिन अदिति ने महसूस किया कि विक्रम का मनोबल अब उस ताकत पर निर्भर था जो वह ब्रह्मांड के हर कोण से खींच रहा था। वह जानती थी कि इस बार उसे विक्रम के जादू को नष्ट करने के लिए अपने आत्मा की गहरी शक्तियों का उपयोग करना होगा। अदिति ने गहरे ध्यान में बैठकर अपने भीतर की असली नागिन शक्ति को जगाया। उसके शरीर में एक सुनहरी रोशनी छा गई और वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां वह समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती थी। अंतिम युद्ध, विक्रम वर्सेस अदिति। विक्रम और अदिति के बीच युद्ध अब न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और आंतरिक भी था। विक्रम ने अपने जादू से अदिति को कई भ्रमों में डाल दिया, लेकिन अदिति ने अपनी आंतरिक शक्ति से इन भ्रमों को भंग कर दिया। उसने विक्रम की कमजोरियों को समझ लिया। विक्रम केवल अपने बाहरी जादू पर निर्भर था, लेकिन अदिति का वास्तविक बल उसके आत्मविश्वास और संतुलन में था। अंत में अदिति ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया और विक्रम की जादुई आभूषणों को नष्ट कर दिया। विक्रम की शक्तियां एक एक करके समाप्त होने लगीं। वह अंततः असहाय हो गया और उसकी शक्तियां मुरझा गईं। विक्रम को पता था कि अब वह हार चुका था और उसकी आत्मा के साथ उसकी तमाम ताकतें भी नष्ट हो गईं। विक्रम का अंत और शांति की वापसी। विक्रम की हार के साथ ही उसकी सभी योजनाएं विफल हो गईं। किले के भीतर का माहौल शांत हो गया और दुनिया फिर से सामान्य होने लगी। ग्रहों की स्थिति सामान्य हो गई और पृथ्वी पर जो भी असंतुलन था वह समाप्त हो गया। अदिति और अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर के आत्मविश्वास और संतुलन की भी थी। वे जानते थे कि एक असली नायक वही होता है जो कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को न खोने दे। नागमणि का अंतिम रहस्य। अदिति और अनिरुद्ध ने अपनी आखिरी यात्रा की ओर रुख किया ताकि नागमणि के वास्तविक रहस्य को पूरी तरह से समाप्त कर सकें। उन्होंने तय किया कि वे नागमणि की पूरी ऊर्जा को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे ताकि भविष्य में कोई भी शक्ति इसे न उठा सके। वे जानते थे कि अब इस रहस्य का कोई और अध्याय नहीं लिखा जाएगा। यह रहस्य अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई, या फिर एक और अध्याय भविष्य में प्रकट होगा जो इस कहानी से कहीं बड़ा होगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, क्योंकि जहां रहस्य होता है वहां शांति भी नहीं होती।